नहीं पढ़ा, पता है? नहीं पता तुम लोगों को पता है? चलो वो बेसिक डेफिनेशन है थर्मो में। सबसे पहला वही सिस्टम क्या रहता है तुम लोगों को पता है सभी को, सिस्टम क्या होता है। दूसरा हम लोगों के पास में क्या होगा, सराउंडिंग क्या रहता है। तो ये तो सिंपल चीज है। सिस्टम क्या रहता है, वो पार्ट यूनिवर्सल जो अंडर कंसिडरेशन रहता है ना। मान लो जो भी पार्ट तुम लोग स्टडी कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा पार्ट जो कैसा होता है बेटा, विच इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। जो अंडर कंसिडरेशन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा सिस्टम को छोड़ के जो भी पार्ट होता है, सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें से हम लोग किसको एक्सक्लूड कर दें, सिस्टम को एक्सक्लूड कर दें, तो बचा हुआ जो पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। फिर क्या रहता है, जो हम लोगों के पास सिस्टम होता है, सिस्टम उसको हम लोग 2-3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सिस्टम कौन सा पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है बताओ हमको। सबसे पहला पार्ट क्या रहता है बताओ। हाँ, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, हीट एक्सचेंज। ओपन सिस्टम क्या रहता है बेटा, ओपन सिस्टम में क्या रहेगा, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, मास का भी एक्सचेंज हो सकता ऐसा सिस्टम जहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो सकता है और मास का एक्सचेंज भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। उस है। सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम ओपन लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या रहता है हम लोगों के पास में, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या रहता है बेटा, सिर्फ ऐसा एनर्जी सिस्टम एक्सचेंज। कहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, हीट एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मास का एक्सचेंज। इसका एग्जांपल तुम लोगों के पास में बहुत सारे हैं। ओपन सिस्टम का तो बहुत सारे एग्जांपल ना, क्लोज्ड का ये बोतल में पानी है, बंद कर दिए, क्लोज हो गया। हीट का एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, गर्म कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो, हीट गेन कर सकता है, रिलीज कर सकता है, लेकिन अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो कैसा रहेगा, वो सेम सेम। रहेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा सिस्टम क्या होता है हम लोगों के पास में, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहता है बेटा, हीट और मास ना तो दोनों कोई ही हीट का एक्सचेंज होता हो और ना ही मास का एक्सचेंज होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल थर्मस फ्लास्क लेके आते हैं, परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ टाइम के लिए उसको क्या मान सकते हो, आइसोलेटेड ट्रीट कर सकते हो। मान लो कि तुम 10 दिन में देखे तो नहीं है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं, यूनिवर्स आइसोलेटेड है या नहीं, यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम होता है। पूरा का पूरा यूनिवर्स को हम लोग कंसीडर करें तो पूरा का पूरा यूनिवर्स को तुम लोग क्या मान सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हो, क्योंकि ना तो कोई मास का एक्सचेंज हो रहा है ना हीट का। यूनिवर्स में थोड़ी कुछ और, ऐसा थोड़ी मास बढ़ रहा हो यूनिवर्स का, एनर्जी चेंज कर रहा है क्या, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। पूरा यूनिवर्स का एनर्जी कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पड़ेगा। यूनिवर्स को कंसीडर करें तो कैसा हो जाएगा बेटा, हम लोगों के पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 बेसिक सिस्टम्स हम लोग पढ़ते हैं, पहला सिस्टम ओपन, दूसरा क्लोज, तीसरा आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकते हैं। क्लोज में बेटा सिर्फ किसका होता है, मास का होता है, एनर्जी का नहीं होता। आइसोलेटेड में किसी का भी हम लोग नहीं करा सकते, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, कॉपी कर लिया ये सब। इसके आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ये बेसिक चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, 2 तरीके का प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाता है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोगों के पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कोई बताओ मुझे। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोगों के पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होता है इंटेंसिव और दूसरा कैसा होता है, एक्सटेंसिव। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है सिद्धांत, इंटेंसिव क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड नहीं करता बेटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ना, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट। और जो हम लोगों के पास में कोई भी सब्सटेंस है उसके अमाउंट पे अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेंसिव बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करता है बेटा, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। और जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। 2 प्रॉपर्टी रहता है। सिंपल सोचो कि मान लो मेरे पास ये पेन है, इसको मैं तोड़ दूं, क्या चेंज आएगा, लेंथ चेंज कर जाएगा। लेंथ कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटेंसिव। तो डेंसिटी चेंज करेगा इसका,
नहीं करेगा। No, डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव। intensive. हमारे ये नहीं है, इसको तोड़ने पे डेंसिटी चेंज करेगा क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या इसका टेम्परेचर चेंज करेगा? नहीं। टेम्परेचर डेंसिटी कैसे प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव Intensive. प्रॉपर्टी हो गया। लेंथ विड्थ क्या हो गया? वॉल्यूम कैसा हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर, जैसे फोर्स है, वो अमाउंट पर डिपेंड करता है क्या? एरिया को चेंज करने से फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव? प्रेशर कैसा होता है? चलो प्रेशर बताओ। इंटेंसिव एक्सटेंसिव? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या एरिया को चेंज करने से प्रेशर चेंज करेगा? अमाउंट को चेंज करने से, फोर्स को चेंज करने से, या फिर इसको तोड़ने से चेंज करेगा कि नहीं करेगा? चलो एक बात बताएंगे, ठीक है ना, डिपेंड कर सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को सारे के सारे प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने होते हैं, कौन से पढ़ने हैं बेसिकली समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में और कैसे रेट कर सकते हो, सब मैं थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा तुम लोगों को। एक्सटेंसिव भी क्या हो गया? हम लोगों के पास लेंथ हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, ये हो गया ना। इंटेंसिव में हम लोगों के पास में क्या होता है बेटा? इंटेंसिव में हम लोगों के पास में क्या होगा? डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सभी क्या हम लोगों के पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ? इंटेंसिव में विस्कोसिटी वगैरह लिख सकते हैं। एक्सटेंसिव में बेटा गैस फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी सब आता है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव में क्या होगा हम लोगों के पास में? गैस फ्री एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। ये सब किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव। अब सुनो बेटा ठीक से, अगर तुम लोगों के पास में दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव। कैसा रहता है बेटा? एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव। समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ? रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव रहता है, ठीक है। देखो मास जो होता है वो भी एक्सटेंसिव ही होता है ना। मास भी अमाउंट पर डिपेंड करेगा, मोल्स ज्यादा है, मास ज्यादा है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। Yes. तुम लोगों से बोलिए कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या रहता है? डेंसिटी। Density. ये मास कैसा है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसा रहता है? एक्सटेंसिव। Extensive. डेंसिटी कैसा रहता है? इंटेंसिव, Intensive. ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, Intensive. रेजिस्टिविटी रॉ जो होता है वो क्या रहता है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया या एरिया टू लेंथ कैसा हो गया? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा कैसा रहता है? इंटेंसिव रहता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब Yes. क्लियर है? कॉपी करो इसको जल्दी। देखो बेटा इसके आगे हम लोग कुछ प्रोसेस डिफाइन करते हैं। प्रोसेस कितने तरीके का तुम लोग पढ़ते हो? नंबर ऑफ आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, क्वासी स्टैटिक, है ना। ये 4-5 तरीके के प्रोसेस पढ़ते हैं। तो लिखो बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कितने तरीके का प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, वो बेसिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस तुम लोगों को पढ़ना होता है? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ आप लोग। ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट। डेल्टा टी कैसा रहेगा? डेल्टा टी 0, नो चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताओ कि मान लो ये हम लोगों के पास कोई ग्राफ है, यहाँ से तुम लोग यहाँ तक है, ये टेम्परेचर है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? अरे क्या ये प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है? सिद्धांत, Sir, 5. ये T1 है,
ये T2 है, डेल्टा T कितना आ रहा है इसका भी 0 आ रहा है, तो क्या आइसोथर्मल है? इट इज नॉट आइसोथर्मल बेटा, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज किया कि नहीं किया? टेम्परेचर चेंज किया ड्यूरिंग द प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज किया। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज करता है तो प्रोसेस कभी आइसोथर्मल नहीं होता। इतना समझना कि डेल्टा टी मतलब मैं बोलता हूँ आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी भी कैसा होना चाहिए 0। ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस कैसा रहता है सेम रहता है उसको हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? डेफिनेशन ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर कैसा रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर इज सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कॉपी कर लिया क्या? दूसरा बेटा हम लोगों के पास में आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा? आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा बेटा डेल्टा पी यानी डीपी जो होगा वो 0 रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट। तीसरा हम लोगों के पास में आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहेगा बेटा वॉल्यूम एच कांस्टेंट डेल्टा वी 0 है। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कैसा रहता है बताओ? जिसमें हीट एक्सचेंज कैसा होगा बेटा? हीट एक्सचेंज 0 होगा, 0 यस। हीट एक्सचेंज इज 0 तो डेल्टा क्यू। पांचवा प्रोसेस क्या होता है बेटा हम लोगों के पास में क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक क्या होता है बेटा? स्टैटिक जानते हो कि नहीं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, क्वासी का मतलब, क्वासी का मतलब लग रहा है कि रुका हुआ। क्वासी का मतलब क्या है बेटा? लग रहा है कि प्रोसेस क्या है रुका हुआ है। मतलब आप लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हो कि नहीं? स्यूडो जैसे क्वासी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है लेकिन कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी रिएक्शन कैसा स्टैटिक नहीं है लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है कि वो स्टैटिक, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्वासी स्टैटिक मतलब ऐसा कोई प्रोसेस दैट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, दैट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। तो तुम लोग वर्क डन के बारे में पढ़े होगे, वर्क डन इज रिवर्सिबल, वर्क डन इज इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग अलग रहता है। इन जनरल तुम लोग पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, और अगर रिवर्सिबल हो तो पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल ऑलवेज। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है? वेरी स्लो प्रोसेस, हाँ या ना। इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, yes. आगे चल के नाम दे देंगे इसको। क्वासी स्टैटिक मतलब वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, इतना स्लो कि हर कंडीशन में इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर कैसा रहेगा सेम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे ऐसा समझ लो, इस प्रोसेस को आप ऐसा समझ सकते हो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान लो एक कंटेनर, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोगों के पास में कोई भी गैस है, या तुम लोगों ने एक वेट रखा था W, ये रखा था W, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ प्रेशर लगा, ये पिस्टन कैसा है रेस्ट में, आया ना। पिस्टन कैसा है फिलहाल में रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। तुम लोगों ने क्या कर दिया इसको यहाँ से हटा दिया, तो क्या करेगा पिस्टन? एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से ऊपर जाके रुक जाएगा, फिर से रेस्ट में आ जाएगा। तो ये एक्सपेंड करेगा ना, कहाँ जाके कहीं रुकेगा, कहीं ऊपर जाके रुक जाएगा बेटा, यहाँ पे जाकर रुक जाएगा। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा? इरिवर्सिबल है क्योंकि बहुत सारे चीजें आ गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? अब क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है, हर टाइम पे तुरंत की तुरंत बैक करना चाहें तो बिल्कुल हम लोग वापस उसी वे में आ सकते हैं आइडेंटिकली। नो, किसी भी चीज का चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर एनर्जी वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ होता है मान लो तुम लोग यहीं तक जाते ऊपर तक, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमें बहुत सारे मतलब मिट्टी डाली हुई है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, सैंड के पार्टिकल्स, एक एक पार्टिकल उठा उठा के तुम लोग रख रहे हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली? नॉट पॉसिबल कि मिट्टी का एक एक पार्टिकल उठा उठा के तुम लोग रखो, हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकली पढ़ेंगे पूरे चक्कर में। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब एक उठाए रख दे, क्या कोई चेंज आया? क्या प्रेशर चेंज किया? नहीं, प्रेशर इनसाइड का था, प्रेशर आउटसाइड, लगा ही नहीं कभी कि प्रेशर अंदर का चेंज किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा प्रोसेस हम लोगों के लिए क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस।
समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? ठीक है बेटा, देखो आप लोग कोई भी प्रोसेस करवाओगे तो उस प्रोसेस को करने के बाद में हम लोग इसका क्या क्या चेक करते हैं, हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं, क्या है प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, हमारे नहीं आ रहा, एंथैल्पी चेक करते हैं, आया ना, मोल्स चेक करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम मोल्स टेम्परेचर, ठीक है, क्यू चेक करेंगे, इंटरनल एनर्जी चेक करेंगे, एक्सट्रा ये सब कुछ चेक किया जाता है। इसी को पढ़ना हम लोग सप्रे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम में क्या चेंज आया, एंथैल्पी में क्या चेंज आया, हीट में क्या चेंज आया, है ना, एंट्रोपी चेंज किया कि नहीं किया, इस केस में गिब्स फ्री एनर्जी इसमें चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। इन सब का स्टडी जो इधर लिखा हुआ है वो फर्स्ट फ्लो में आप लोग पढ़ेंगे, और इनका इन दो का स्टडी किसमें करते हैं बेटा हम लोग, इनका हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लो, ठीक है ना, इनको बनाते बनाते पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग कोई प्रोसेस करने के बाद में ये सारी चीजें चेक करते हैं। एच पता है सब लोगों को, क्या है एच, एंथैल्पी, क्यू क्या है, क्यू क्या है बेटा, क्यू हीट, यू क्या है इंटरनल एनर्जी, जिनको नहीं पता वो लिख लो बेटा, एच का मतलब क्या होगा हम लोगों के पास एंथैल्पी, है ना, ये क्या है हम लोगों के पास इंटरनल एनर्जी, यू क्या है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एस क्या है, एस बताओ जल्दी से, एंट्रोपी, ये क्या है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, जिनको नहीं पता वो लिख लो, ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बेटा कोई भी प्रोसेस जो चलता है, ठीक है ना, इसको हम लोग एक मैथमेटिकल फंक्शन मान के ट्रीट कर सकते हैं, जितना भी हम लोग टर्म्स लेके हैं, ठीक है, जैसे प्रेशर जो एनर्जी में चेंज आएगा या फिर एनर्जी में चेंज आएगा, वो कहीं ना कहीं प्रेशर वॉल्यूम इन सबको चेंज करने से आएगा, ठीक है ना, तो जितने भी होते हैं दिस ऑल कैन बी, जो लिखा हुआ है दिस ऑल कैन बी ट्रीटेड एज मैथमेटिकल फंक्शन, इसको हम लोग क्या मान के ट्रीट कर सकते हैं, दिस ऑल कैन बी ट्रीटेड एज मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है ना, y इक्वल्स टू fx पढ़े हो कि नहीं, ऐसा कुछ इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना, इन सब को हम लोग क्या मान सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर मैथमेटिकल फंक्शन ट्रीट करेंगे तो मैथमेटिकल फंक्शन की तरह इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, कितने पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, दो पार्ट में, कौन सा फंक्शन, सबसे पहला हम लोगों के पास होता है स्टेट फंक्शन, सबसे पहला हम लोगों के पास में क्या होता है बेटा, स्टेट फंक्शन, दूसरा हम लोगों के पास में क्या रहता है बेटा, पाथ फंक्शन, दो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक हम लोगों के पास में रहेगा स्टेट फंक्शन और दूसरा हम लोगों के पास में क्या रहेगा बेटा, पाथ फंक्शन। अब कोई मुझे बताएगा स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या रहता है? स्टेट फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं और बेटा पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, स्टेट फंक्शन क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है, ऐसे होगा ना, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, state function are those functions which do not depend upon the path, which depends upon the state, which depends upon the initial and final state of the process, ठीक है ना, initial and final state पर डिपेंड करता है, not upon path, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किस प्रोसेस से हम लोग किस पाथ से हम लोग करवाए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होता है बेटा, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, ऐसा कोई प्रोसेस जो किस पर डिपेंड करता है बेटा, वो पाथ पर डिपेंड करता है, दैट नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द स्टेट लिख देता हूं, नॉट ऑन द स्टेट, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि तुम लोगों को पाथ फंक्शन पता है, कौन सा पाथ फंक्शन होता है, वर्क और हीट, ठीक है बेटा, तो पाथ फंक्शन कौन होता है बेटा, वर्क डन और हीट, इनको छोड़ के सारे फंक्शन क्या पढ़ेंगे तुम लोग, सारे फंक्शन एज स्टेट फंक्शन पढ़ोगे, ये दो फंक्शन तुम लोग पढ़ोगे एज अ, जो बेटा तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, बोल तो रहे हो कुछ सर, ये तो बाउंड्री के फंक्शंस होते हैं ना, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, ये पता चल रहा है कि तुम कुछ बोल रहे हो, सिद्धांत तुम बोलो,
सर वो पूछ रही है बाउंड्री के फंक्शन होते हैं ना ये तो। बाउंड्री के फंक्शन होते हैं मतलब वर्क और हीट जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पाथ फंक्शन। ठीक है ना, किस वे से हम लोग रिएक्शन को कराएं, किस वे से प्रोसेस किया गया, उस पाथ पे डिपेंड करता है किस पाथ से हम लोग गए। ठीक है ना, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। दूसरा, बाकी जो फंक्शन है इंटरनल एनर्जी वगैरह हम लोग सब पढ़ेंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, वो स्टेट फंक्शन होता है, वो स्टेट ऑफ द रिएक्शन पे, स्टेट ऑफ द प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट क्या था और फाइनल स्टेट क्या है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, Yes, दो तरीके का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, पहला फंक्शन स्टेट फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या रहेगा हम लोगों के पास में, पाथ फंक्शन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले। पहला फंक्शन क्या रहता है, स्टेट फंक्शन, और दूसरा क्या रहेगा हम लोगों के पास में, पाथ फंक्शन। कॉपी करोगे, कर रही है? देखो, अगर कोई भी फंक्शन क्या है हम लोगों के पास में, स्टेट फंक्शन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्या है हम लोगों के पास में, अगर कोई फंक्शन हम लोगों के पास स्टेट फंक्शन है, ठीक है, अगर हम लोगों के पास कोई भी स्टेट फंक्शन है तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। वैसे एक टर्म यूलर्स रेसिप्रोसिटी होता है, वो तुम लोगों के लिए नहीं पढ़ना होता शायद, है ना, नीट के लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि प्रूफ कर सकते हैं उसके बेस पे कि कौन सा वाला फंक्शन स्टेट है, कौन सा वाला पाथ है। ठीक है ना, तो यूलर्स रेसिप्रोसिटी तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन उसके बेस पे निकालते हैं। ठीक है, अब इतना समझो कि हम लोगों के पास एक फाई अगर एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रल फ्रॉम ए टू, मान लो कि एक प्रोसेस कराए सी तक हम लोग, ठीक है ना, ये क्या हम लोगों के पास में वो एक स्टेट फंक्शन है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका हम लोग क्या कराए बेटा, डी फाई, इसका हम लोग क्या कराए, समझा में क्या बोल रहा हूँ, इसका हम लोग क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन। यानी अगर ए से सी तक हम लोग ऐसा समझ लो कि कोई प्रोसेस हो रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है बेटा, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना, अगर स्टेट फंक्शन है तो तुम लोग क्या बोलोगे, ए से सी तक तुम लोगे, तो ए से सी तक जाने पे स्टेट फंक्शन आप लोग निकालोगे तो किसके इक्वल आगे, जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है यहाँ पे? हाँ, हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो चेंज आएगा, और यहाँ से ज्यादा जितने जाने चेंज आएगा, दोनों को ऐड करने पे इसके इक्वल आना चाहिए। समझ आ रहे हैं क्या नहीं आएगा? अगर एक ऐसा है हम लोगों के पास में, अगर एक स्टेट फंक्शन है तो ठीक है, तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो किसके इक्वल होगा, ये बताओ, सी माइनस ए, ऐसे होगा ना, तो इसको लिख सकते हो कैसे बेटा, फ्रॉम ए टू बी प्लस प्लस फ्रॉम बी टू सी, ऐसे लिखोगे ना। ए टू बी क्या होगा बेटा, बी माइनस ए, प्लस सी टू बी क्या होगा, अब बी टू सी क्या होगा बेटा, सी माइनस बी, सी माइनस बी, ऐसे कुछ लिखोगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है, क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये फिर से मिल रहा है हम लोगों को क्या, सी माइनस, ऐसे ही मिल रहा है ना। ठीक है, तो अगर हम लोगों के पास में कोई भी अगर स्टेट फंक्शन है, तो अगर वो 4-5 स्टेप्स में हुआ तो सभी स्टेप्स का जो सम होगा वो टोटल इंटीग्रल के इक्वल निकल के आता है। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। ठीक है सर, कौन से फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, पाथ फंक्शन, क्यू एंड डब्ल्यू, बाकी सब कैसा रहेगा आप लोग उसको नोट करके कई लोग पहले लिख लेना, क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा, अगर हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल निकालें इसका स्टेट फंक्शन का, तो वो कितना आता है हर स्थिति, साइक्लिक इंटीग्रल अगर हम लोग निकालें जिसका बेटा, अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक स्टेट फंक्शन, साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा ये बताओ। मान ये पॉइंट ए है, तुम लोग कहां से गए बेटा, 1 से 2 तक, 2 से तुम लोग कहां से आ गए, 3 तक आ गए, 3 से गए 4, 4 से कहां चले गए बेटा 1, ये प्रोसेस क्या हो गया हम लोगों के पास में, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, तो अगर हम लोगों के पास कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका बेटा साइक्लिक इंटीग्रल कैसा होना चाहिए हम लोगों के पास में, हमेशा कैसा होता है, हमेशा 0 रहता है।
ठीक है। अगर हम लोगों के पास में स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन का अगर हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल निकालें तो वो कैसा आएगा, 100% जीरो Zero. आएगा। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो कैसा है। तुम लोग खुद सोच के देखो कि वापस यहीं पे लौट के आ गए तो स्टेट तो यही ना बेटा, तो चेंज कितना आया, जीरो आया। चाहे ऐड करके लिख लो, किसके इक्वल लिखोगे इसको पूरा, किसके इक्वल लिखोगे बेटा, 1 to 2 प्लस प्लस बेटा 2 to 3 प्लस Three. प्लस 3 to 4 प्लस बेटा प्लस 4 to 1। Four. तो निकालोगे जीरो आएगा कि नहीं आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा Yes. ना, 100% होगा कि नहीं, उसको भी लिखें क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% कितना आएगा, जीरो निकल जाएगा। तो अगर हम लोगों के पास में एक ये फाइल कैसा, अगर एक हम लोगों के पास में एक स्टेट फंक्शन है तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल कैसा रहता है, 100% जीरो रहता है। ठीक है, कॉपी करो इसको। Yes. और कोई कंडीशन, वैसे एक और पढ़ते हैं, यूलर्स रेसिप्रोसिटी, तुम लोगों के काम का बिल्कुल नहीं, उसको नहीं कर रहे डिस्कस। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा। Yes. इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे वर्क डन। वर्क क्या होता है तुम लोग बताओ मुझे, बेटा कैसे निकाल लेंगे वर्क डन, हेडिंग लिखो वर्क डन, और ये बताओ वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी, वर्क डन क्या रहता है, पी डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ऐसे ही होता है बेटा। चलो हेडिंग लिखो वर्क डन, हेडिंग लिखो तुम लोग वर्क डन। देखो अब तक जो पढ़ाया वो तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को समझने में, स्टेट फंक्शन क्या रहता है, पाथ फंक्शन क्या रहता है ना, और भी बेसिक चीजें, उनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस तो करना नहीं है कि तुम्हें एक चीज बताएं 11th में तो अभी ड्रॉपर वाले का पिक्चर में आ गए, ड्रॉपर में आ गए थे। चलो ठीक है, थोड़ा वर्क डन क्या रहता है ये बताओ। देखो अगर कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा है, हम लोग वर्क डन तभी मानते हैं जब वो क्या करता है बेटा, किसी बॉडी ऑफ मास एम को क्या करा दे बेटा, मूव करा दे। अगर बॉडी ऑफ मास एम को क्या कर देता है, अगर मूव करा देता है कोई भी सिस्टम, तो लोग मानेंगे क्या किया उसने, वर्क किया। ठीक है, नहीं आया कोई समझ में। वर्क हम लोग तभी मानते हैं जब उसकी वजह से क्या हो जाए, कोई मास एम का कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग लिए उसको क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। ठीक है, जैसे ऐसा सोचो कि तुम लोगों के पास में एक ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, गैस है, ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या कर रखा है बेटा, तुम लोगों ने इसको एक इसके दूर एक यहाँ पे एक मास एम लटका के रखा हुआ, ठीक है। Yes. अब ये पिस्टन मूव करेगा तो ये मास जो है वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, Yes. बिल्कुल Correct. मूव करेगा, है ना। तो अगर ये यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है बेटा, कोई भी गैस है, तो यहाँ पे अगर मान लो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होगा तो ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। अगर कंप्रेशन होगा तो ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो भी होगा। ठीक है ना, तो अगर ये सिस्टम क्या कर सकता है, इस बॉडी ऑफ मास एम को मूव करा सकता है। मूव कब करेगा, जब यहाँ तो एक्सपेंशन हो गया, थोड़ा सा भी इधर हिलेगा, बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, 100% मूव करेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है बेटा, वर्क हो रहा है। ठीक है, Okay. वर्क को निकालना तो कोई ऐसा बहुत बड़ा बात है नहीं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला रहता है। तुम लोगों से पूछे कि अगर बॉडी मूव करेगा तो कितना वर्क हुआ, पहले का पोजीशन ये था, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट, तो बेटा कितना वर्क हुआ ये बताओ। हाँ, एफ डॉट डी एक्स, है ना, कुछ फोर्स लगा हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स, और ना रहे नहीं आ रहा, तो वर्क क्या Yes. होता है बेटा, एफ इंटू एफ डॉट डी एक्स के इक्वल। ठीक है, तुम लोग इसको बेटा निकाल लो, एफ अपॉन ए कर लो इंटू डी एक्स इंटू ए कर लेते बेटा, ए से मल्टीप्लाई किए, ए से इंटू कर दिया। ए क्या बेटा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सुनना रहे कि नहीं आता बेटा, एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रेशर होता है, ये क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा वॉल्यूम डेल्टा वी। तो वर्क क्या होता है बेटा, पी इंटू डेल्टा वी, वर्क क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। तो वर्क क्या हो गया बेटा, पी इंटू डेल्टा वी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes. ठीक है, अब बेटा बातें करेंगे साइन कन्वेंशन की, कि साइन हम लोग कैसे लेते हैं।
ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होगा, पहले बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग कैसा लेते हैं बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। ठीक है ना, फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हो कि नेगेटिव, फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हो, यहाँ पे कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ठीक है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम लोग कैसा लेते हैं बेटा, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर सिस्टम काम करेगा तो बेटा क्या होगा, नेगेटिव वर्क होता है, सिस्टम का अगर काम किया है तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा है, हम लोगों के पास पॉजिटिव है, हम लोग इसको लिखते हैं वर्क इज माइनस का पी डेल्टा, इंटीग्रल ऑफ माइनस पी डेल्टा। इन जनरल ऐसे लिखा जाता है, वॉल्यूम चेंज क्या होगा v1 से v2 तक। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कुछ सुनो बेटा, पहले सुनो बाद में लिखो। मान लो अगर एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ बेटा, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने का मतलब डेल्टा v कैसा आएगा, डेल्टा v कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन वर्क होता है वो सिस्टम करता है कि ऑन द सिस्टम होता है कि बाय द सिस्टम, सिस्टम होता है। एक्सपेंशन वर्क होगा वो बाय द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा। तो एक्सपेंशन वर्क कैसा होता है, बाय द सिस्टम होता है, बाय द सिस्टम। ठीक है ना, और डेल्टा भी कैसा आएगा, हम लोगों के पास पॉजिटिव आएगा। डेल्टा भी अगर पॉजिटिव है तो ये वाले फॉर्मूले अगर तुम लोग इसको यूज करोगे तो वर्क कैसा निकल के आएगा बता, वर्क विल बी नेगेटिव। तो वही बोल रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए मैं इसके सामने पहले क्या साइन प्लेस कर लिया बता, एक नेगेटिव साइन प्लेस कर लिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों प्लेस किया वो क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर वर्क कैसा है बेटा, कंप्रेशन वर्क, अगर वर्क कैसा है बेटा, कंप्रेशन वर्क, तो कंप्रेशन वर्क कौन होता है बेटा, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। ऑन द कंप्रेशन वर्क जो होता है इट इज ऑन द सिस्टम ऑलवेज। ये कैसा रहता है, ऑन द सिस्टम है। यहाँ पर डेल्टा वी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, डेल्टा वी होता है नेगेटिव। कंप्रेशन में वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो डेल्टा वी कैसा होगा, नेगेटिव। तो वर्क कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे वर्क हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम लोग वहां पर नेगेटिव साइन प्लेस, इसलिए लोग क्या किया वहां पे, नेगेटिव साइन प्लेस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इन जनरल जो फॉर्मूला रहता है बेटा, वर्क कैसा रहता है, वर्क इज माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू, ऐसा लिख दो बेटा, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू इंटू डेल्टा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत सारे फॉर्म्स में लिखेंगे, अभी उसको नहीं लिख रहे हैं हम, उसको बहुत सारे फॉर्म्स में लिखेंगे, अभी उसको लिखेंगे थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के बाद में, डेल्टा हीट कैपेसिटी वगैरह पढ़ाने के उसके बाद में लिखेंगे उसको। ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्म्स में लिखेंगे, क्वेश्चंस तो कराएंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ठीक है, देखो अब तुम लोगों ने बेटा प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, अगर वर्क डन कैसा है, माइनस का पी डेल्टा वी है, अगर वर्क डन कैसा है, माइनस का पी डेल्टा वी। ये यहाँ तो कॉपी कर लिया कि नहीं किया, ये बताओ तुम लोगों ने, सभी का हो गया, तुम लोगों का हो गया बेटा पीछे से। ठीक है, चलो अगर देखो, अगर हम लोगों के पास वर्क डन जो है दैट इज माइनस का पी डेल्टा वी, ऐसा कुछ है। ठीक है, और मैं अगर प्रेशर और वॉल्यूम का बेटा एक ग्राफ ड्रॉ करूं, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हम लोगों को क्या देगा, पी डेल्टा वी से प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में मैं बोल सकता हूं कि एरिया अंडर द कर्व होगा वही वर्क होगा बेटा, आया ना, ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एरिया अंडर द कर्व होगा वही तो वर्क होगा ना, एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन, आया ना, है ना। मान लेते हैं तुम लोग यहाँ से एक स्टेप है, यहाँ से तुम लोग यहाँ तक तुम लोगों को जाना है, तुम लोग 3 प्रोसेस के थ्रू गए, पहला मेथड तुम्हारा ये रहा, दूसरा वे तुम लोगों का ये है, और तीसरा वे तुम लोग ऐसे, 3 तरीके से तुम लोग गए। तो तीनों तरीके से एरिया अंडर द कर्व सेम आएगा क्या अलग अलग आएगा। देखो पहले वाले प्रोसेस में तुम लोग देखोगे एरिया अंडर द कर्व क्या निकल के आएगा, ये वाला टर्म आया ना, तो वर्क होगा कुछ इतना होगा। दूसरे टर्म में एरिया अंडर द कर्व कितना निकल के आएगा, तो साथ में ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर 5 चेंज हो रहा है,
अगर हम लोग बेटा क्या करते हैं, हम लोग पाथ को अगर चेंज करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बेटा, चेंज करेगा। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा, हाँ या ना। अगर एरिया अंडर द कर्व चेंज करेगा इसका मतलब क्या होगा बेटा, वर्क जो होगा वो चेंज होगा। तो वर्क कैसा हो गया, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क कैसा होता है बेटा, वर्क कैसा फंक्शन हो गया बेटा, पाथ फंक्शन। हम लोग किस वे से जा रहे हैं उस वे पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, हम लोग कौन से वाले वे से जाएंगे, तो हम लोग किस वे से गए, किस रास्ते से गए, उस रास्ते पे कौन डिपेंड कर रहा है बेटा, हम लोगों को बस इनिशियल और फाइनल कंडीशन तो सेम है ना, स्टेट तो सेम है, स्टेट सेम है, तीनों अलग अलग रास्ते पे, तीनों रास्ते में कैसा मिला हम लोगों को, अलग अलग वर्क मिला। इसलिए वर्क कैसा होता है, पाथ फंक्शन होता है, कॉपी करो जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हीट के केस में कैसा रहता है बेटा, हीट गेन पॉजिटिव या नेगेटिव, गेन, हीट गेन कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में हम लोग लिख रहे थे ना ये वर्क का, अब हीट को लिखे बेटा तो हीट गेन कैसा होता है, हीट गेन हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट जो रहता है वो कैसा रहता है बेटा, दैट इज नेगेटिव। ठीक है ना, माइनस में लगाएंगे। ये कन्वेंशन फिजिक्स में ऐसा ही कि उल्टा है, ये तो ऐसा ही वर्क का उल्टा है। हीट गेन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव रहता है, हीट लॉस कैसा रहता है, नेगेटिव। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वर्क जो है वो नेगेटिव हो रहा है, केमिस्ट्री में कोई बताएगा। वहां डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, लिखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अरे लिखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, उससे समझ में आएगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को बताना है कि वो ठीक है या गलत है। ठीक है, सोच के थोड़ा सा ना। पहला क्वेश्चन लिखो, अ क्लोज्ड सिस्टम, अ क्लोज्ड सिस्टम, पहला क्वेश्चन, अ क्लोज्ड सिस्टम in which no heat exchange takes place. A closed system in which no heat exchange takes place is isolated. Is isolated, true false तुम लोगों को बताना है। A closed system in which no heat exchange takes place is isolated. A closed system in which no heat exchange takes place is isolated. True या false? तुम्हारा सोच लो तुम, गलत बोल दिया था। ट्रू ही होगा ना। दूसरा लिखो बेटा, एन एडियाबैटिक सिस्टम इज आइसोलेटेड। An adiabatic system is isolated, हाँ या ना। An adiabatic system is isolated, ये भी ट्रू या फॉल्स है बताना। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। रमा, पहले वाले स्टेटमेंट का बताइए सब लोग पहले। सिद्धांत, पहले वाले कैसे ट्रू, पहला वाला ट्रू, जूही, अर्जुन, सफाली, गौरांगी, तुम लोग बताओ। मोहिनी नहीं बता बेटा, तुम बताओ। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, दोनों ट्रू लग रहे हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, दोनों ट्रू है। तुम बताओ। हाँ ट्रू है, चलो। बट वैसे दोनों ही फॉल्स है ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। क्यों है वो बताएंगे। लिखो बेटा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में लिखो
नेट हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो नेट हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन इन एनी प्रोसेस, ठीक है ना। बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या बोलता है कि नेट हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल टू किसके, इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। जितना हम लोग हीट देंगे, जो लोग हीट देते हैं वो किसमें बेटा यूज होता है, वर्क करने में यूज होता है। मान लो हम लोग सिस्टम को हीट दिए तो सिस्टम क्या कर लेगा बेटा, उससे वर्क कर लेता है, एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है ना। तो नेट हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। मान लो हम लोग हीट दिए तो बेटा वर्क होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम लोगों ने क्या दिया, उसको हीट दिया, तुम लोगों ने हीट दिया बेटा, तो वर्क होगा, वर्क कैसा होगा, माइनस का, यस और नो। अगर तुम लोग हीट देंगे तो वर्क होगा कि नहीं होगा, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा बोल सकते हो बेटा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू, ऐसा बोल सकते हो ना बिल्कुल से, है ना। यस तो जितना हम लोग हीट दिए उतने क्या हो गया, वर्क हो गया, है ना। तो हीट कैसा है, पॉजिटिव, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। हीट तुम लोग दिए उसको, तो हीट गेन करना कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है, और वर्क करना कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ना, है ना। दोनों ही फंक्शन स्टेट है कि पाथ है। Q और W कैसा रहता है बेटा, दोनों ही फंक्शन कैसा रहता है, पाथ फंक्शन रहता है। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन इनका जीरो रहेगा कि अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। यही चीज बेटा फर्स्ट लॉ है ना। क्यू और डब्ल्यू क्या है, क्यू एंड डब्ल्यू कैसा होता है बेटा, पाथ फंक्शन। क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन। क्यू प्लस डब्ल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कैसा होता है बेटा, एक स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। यहाँ से तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये हम लोगों के पास में क्या हो गया बेटा, स्टेट फंक्शन। साइक्लिक इंटीग्रल कैसा होगा, जीरो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं डेल्टा यू। दिस इज क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कैसा होता है बेटा, स्टेट फंक्शन रहता है, कॉपी करोगे। अभी तुम लोगों को दोनों स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे ना, यहाँ तक लिखने की वजह से। फर्स्ट को तुम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तो आना ही चाहिए था समझ, ठीक है ना। लिख दिए इसको, यस देखो बेटा ऐसा हो गया ना कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो लिख दिए। अब बताओ 10 स्टेटमेंट जो बोले थे। पहला स्टेटमेंट को पढ़ो, अ क्लोज सिस्टम इन व्हिच नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज आइसोलेटेड। हाँ, फॉल्स है कि ट्रू है, आप बताओ। ट्रू है। अब ये बताओ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा। मास का एक्सचेंज होगा क्या नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। और फिर से स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कुछ। एनर्जी का एक्सचेंज तो वर्क के थ्रू ही हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज कैसा होता है, बाय वर्क और बाय हीट। यहाँ पे किसका एक्सचेंज लिख दिया इसमें, जरूर थोड़ी हीट के थ्रू ही एनर्जी में चेंज है, वर्क के थ्रू भी तो आ सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
जरूरी थोड़ी है कि हीट के थ्रू ही एनर्जी में चेंज आए बेटा, एनर्जी में चेंज तो वर्क के थ्रू भी आ सकता है, वर्क के थ्रू आ सकता है, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियरली दिख ही रहा है कि फॉल्स है, तो दिक्कत ही ना इसमें तो। आइसोलेटेड सिस्टम की जीरो होगी, मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है? हाँ, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा यू जीरो बोला बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो बोल सकते हैं, डेल्टा यू कैसा होगा? जीरो होगा, जो वक्त है वो ही फिर जो मैनेज हो गया ना, तो डेल्टा यू जीरो बोल सकते हैं आपको। लेकिन इंटरनल एनर्जी तो मेजर नहीं किया जा सकता, हम लोग लिखेंगे अभी इसके आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जब अभी लिख पाएंगे तो हटेंगे तो बताएंगे कि हम लोग इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, उसमें चेंज को मेजर कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है दैट कैन बी मेजर। इंटरनल एनर्जी किस वजह से बेटा? पता नहीं कितने सारे वजह हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांजिशनल, काइनेटिक, पता नहीं क्या क्या सब कुछ चल रहा है उसके अंदर, सबका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सब कुछ है। उन सब की वजह से चेंज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या क्या चेंज आया दैट कैन बी मेजर। ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा यू हम लोगों के पास में क्या मिल सकता है, वो यही से हम लोग लिखते हैं, तो डेल्टा यू किसके क्रॉस है बता, क्यू प्लस W है ना, क्यू डन, क्यू नेट प्लस डब्ल्यू नेट हम लोग डेल्टा यू बोलते हैं, है ना। इसके आगे लिखो तुम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कॉपी कर लो, फिर इसके आगे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे वाला तो लिख लिया होगा ना? yes sir, नहीं लिखे? ठीक है लिख लो और लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन का, yes है ना। फर्स्ट लॉ जो है वो हम लोग लिखेंगे ना, जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट वाला, वही सेम, हीट गेन्ड इक्वल्स टू वर्क डन, ऐसे है ना। तो लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिखो इट इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या है बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, बोलता वही सेम है। क्या बोलते हैं बेटा? हीट गेन किसके इक्वल है बेटा? नेट हीट एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन, या वर्क जो भी गेन होगा तो बेटा वर्क डन हो गया बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, क्या है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो अपन लिख लेंगे हम लोग। लिखो फर्स्ट लो, लिखो इट इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। इसमें हेडिंग लिखो पहला, इसमें ये चीजें तुम लोग समझ सकते हो। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? Q प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होगा बेटा? डेल्टा यू के अकॉर्डिंग होगा, इसके इक्वल रहता है। अब तुम लोग पहले लिखो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बेटा? देखो इट इज द सम ऑफ ऑल, इट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज। कौन से बेटा? इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो क्या क्या हो सकता है बेटा? यू निकालोगे तो यू काइनेटिक, यू रोटेशनल, ऐसे ना, यू वाइब्रेशनल, ऐसे ना। और बताओ बेटा यू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्रांजिशनल एनर्जी, और जो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाए वो सब, ठीक है। नोट करके लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, नोट करके लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। It is impossible to calculate the absolute value of internal energy. It is impossible to calculate the absolute value of internal energy. But the change can be calculated. But the change can be delta U.
delta U can be calculated, but the change in internal energy in delta U can be calculated. ठीक है ना? Yes. ठीक है। लेकिन अगर लोग इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होता है, अगर लोग इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन की बात करें, कौन से वाले एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कोई बताएगा मुझे? सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। उससे कम किसका होता है बेटा? किसका? वाइब्रेशन एनर्जी। उससे कम किसका होता है बेटा? रोटेशनल का। और सबसे कम किसका होता है बेटा? ट्रांजिशनल। ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या सिद्धांत? Yes sir. सिद्धांत उल्टा लिख दिए? Yes sir, लग तो रहा है। लगता ऐसा रहेगा। देखो, अगर तुम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हो, अगर हम लोगों ने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय डीटी, बेटा कितना चेंज करे तुम लोगों ने? डीटी या डेल्टा टी तुम लोगों ने टेम्परेचर में चेंज किया, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। हाँ, तो चेंज होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा? ट्रांजिशनल एनर्जी में। ये बोल रहे हो तुम सिद्धांत, है ना? Yes sir. और उससे कम चेंज किसमें आता है बेटा? रोटेशनल। उससे कम चेंज आता है वाइब्रेशनल, और सबसे कम चेंज आता है बेटा किसमें? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है ना? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक का ज्यादा होता है, चेंज अगर आएगा तो ट्रांजिशनल में सबसे ज्यादा निकल के आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? डेल्टा यू नेट किसके इक्वल होगा? डेल्टा यू ट्रांजिशनल प्लस डेल्टा यू रोटेशनल प्लस डेल्टा यू वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा यू इलेक्ट्रॉनिक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में बेटा? ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रहता है कौन से वाले का। ठीक है, अगर हम लोग बातें करें लो टेम्परेचर रेंज में, बेटा कैसे रेंज में? अगर टेम्परेचर कैसा हम लोगों के पास में कम, लो टेम्परेचर रेंज, ठीक है ना? तो लो टेम्परेचर रेंज में ये वाला जो चेंज आता है वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल। ठीक है ना? बाकी तुम लोग नेग्लिजिबल मान ही लिया और भी बहुत सारे लेके आए, वो तो हमेशा ही कैसा रहता है, उसमें चेंज कैसा रहता है? हमेशा नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन लो टेम्परेचर रेंज में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो चेंज आता है वो भी कैसा रहता है बेटा? नेग्लिजिबल रहता है। इस वजह से डेल्टा यू जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है लो टेम्परेचर रेंज में? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ट्रांजिशनल प्लस डेल्टा यू रोटेशनल प्लस डेल्टा यू वाइब्रेशनल, 3 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसलिए बता दूं क्योंकि सीपी और सीवी का रेशियो जो हम निकालते हैं, सीपी की वैल्यू सीवी वो मैटर करता है, दोनों टेम्परेचर रेंज पूछ लेते हैं कभी कभी। बाय डिफॉल्ट आप लोग बातें करोगे मॉडरेट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रेंज, तो अलग आएगा। हाई टेम्परेचर रेंज में कुछ और निकल के आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। ठीक है, अगर लोग बातें करें इसको हाई टेम्परेचर रेंज में, लो टेम्परेचर बोल सकते हैं, फिर मॉडरेट टेम्परेचर बोल सकते हैं, बात एक ही। अगर मैं बात करूं बेटा हाई टेम्परेचर में, टेम्परेचर कैसा लोगों के पास? काफी ज्यादा है। हाई टेम्परेचर रेंज की अगर हम लोग बातें करेंगे बेटा, तो इन हाई टेम्परेचर रेंज जो लोग डेल्टा यू पढ़ते हैं वो क्या होता है? उन सबको ऐड करना पड़ेगा। डेल्टा यू ट्रांजिशनल, डेल्टा यू रोटेशनल, वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है ना? इन सबको हम लोग कंसिडर करते हैं अगर टेम्परेचर कैसा है? काफी ज्यादा है। ठीक है, ये सब कॉपी कर लो पहले इतना, कौन सा एनर्जी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉपी कर ले यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका क्या लिखो? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जानते हो? हीट कैपेसिटी क्या होती है? क्या होता है बेटा हीट कैपेसिटी? amount of heat required to raise the temperature of 1 gram. कितने तरीके से हीट कैपेसिटी को पढ़ा जाता है? 3 तरीके से। कौन से 3? स्पेसिफिक और मोलर। मोलर में 2, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी सीवी। ठीक है ना? उधर ही रखो आपको। ठीक है, समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हीट कैपेसिटी होता क्या? इट इज, देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
तो चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है बेटा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज कर रहा है बेटा कितना, बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन तक चेंज करने के लिए जितना हीट तुम लोगों को रिक्वायर्ड होता है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए तुम लोगों को कितना हीट रिक्वायर्ड होगा बेटा, क्यू। तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना। 1 डिग्री सेल्सियस तो मैं इसको डेल्टा टी ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है ना। क्या बेटा, क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होगा हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या होगा बेटा, हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड तो चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, जितना हम लोगों को हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी को कितने तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, 2 तरीके। पहला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बताओ। पहला होगा बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है, पर यूनिट मास, 1 ग्राम के लिए देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट मास। It is the amount of heat, it is the amount of heat required to change the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin per unit mass, ठीक है। अब देखो तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि मान लो हम लोगों के पास में एक बॉडी है मास m का, उसका 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना एनर्जी, कितना चाहिए बेटा, Q अपॉन डेल्टा टी, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस के ना, हाँ या ना। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, Q अपॉन डेल्टा टी ना। मास m के लिए मान लेते तो बेटा 1 kg या 1 यूनिट के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, Q अपॉन m डेल्टा टी, हाँ ना। इसी को बोलते हैं हम लोग C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन m डेल्टा टी। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, Q इक्वल टू क्या होगा बेटा, C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन m डेल्टा टी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दिया तुम। दूसरा टाइप का लिखो बेटा, कौन सा, मोलर हीट कैपेसिटी। दूसरे टाइप का लिखो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी, पर यूनिट मोल, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल, ठीक है ना बेटा। पर यूनिट मोल कितना हीट रिक्वायर्ड होता है टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन चेंज करने के लिए पर यूनिट मोल कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, उसको लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको लोग बोलते हैं क्या बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा, C इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q अपॉन n डेल्टा टी। क्लियर है ना, ये क्या होगा, Q अपॉन n डेल्टा टी, ठीक है। कॉपी करो यहाँ से, हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसके आगे बेटा हम लोग अगर गैसेज है तो गैस के 2 तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, कौन सा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लिखो पहले मोलर हीट कैपेसिटी, अच्छा लिखो फॉर अ गैसियस सिस्टम, फॉर अ गैसियस सिस्टम हीट कैपेसिटी को हम लोग 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। फॉर अ गैसियस सिस्टम, बेटा गैसियस सिस्टम में हम लोग बेटा हीट कैपेसिटी को 2 तरीके से डिफाइन करें। पहला वाला कौन सा होगा बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
उसको मैं क्या बोलेंगे बेटा, सीवी। ठीक है ना। दूसरा लोगों के पास में क्या होगा, दूसरा हम लोगों के पास में होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सीपी। ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो बता सकते हो बेटा सीवी कितना होगा, Q अपॉन एन डेल्टा टी। ऐसे है ना। अगर एन कितना हम लोगों के पास में 1 एक मोल के लिए, तो सीवी किसके इक्वल होगा बेटा, सीवी किसके इक्वल होगा बेटा, Q अपॉन डेल्टा टी। समझ आ रहा है कि नहीं रहा। सिमिलर यहाँ पे भी लिख सकते हो। कांस्टेंट प्रेशर हम लोग किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सीपी से। सीपी किसके इक्वल होगा बेटा, क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी। अगर एन कितना है हम लोगों के पास 1, तो सीपी किसके इक्वल होगा बेटा, क्यूपी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। जो सिंपल टर्म है। अभी इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो तुम लोग मुझे बताओ। कांस्टेंट वॉल्यूम पे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। ये पहला कॉपी कर लो, फिर बता दो, जल्दी से लिख लो इसको। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। बिल्कुल लिखो पहले इसको। हो गया बेटा इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको तो हम लोग पढ़ेंगे तब जब हम लोग डेल्टा एच पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। देखो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग बोलते हैं डेल्टा यू किसके इक्वल होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा वी कितना है यहाँ पे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्क डन क्या होता है बेटा, P इंटू डेल्टा वी माइनस का डेल्टा वी कैसा 0, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस वर्क डन अगर 0 है और डेल्टा वी अगर 0, तो वर्क डन 0। वर्क डन 0 तो बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू। यहाँ रख दें तो सीवी किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। क्या हम लोग बोल सकते हैं, देखो सीवी किसके इक्वल है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट, बताओ बेटा कौन सी कंडीशन पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आगे बताओ पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर पे जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ के आ जाना ना। काफी कुछ डिस्कस कर लिया वैसे पहले क्लास में, इतना नहीं करना चाहिए लेकिन कर लिया। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ काफी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से चले हैं बिल्कुल, है ना। जो बहुत स्लो चलते तो उनको भी पढ़ाते रहते हैं कि क्या रहता है।